जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल सपनों के डान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जुलाई 2021 के करंट अफेयर, इसका पार्ट 5। ICAR का 93वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ये मनाया गया है 16 जुलाई को, जबकि ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना की गई थी 16 जुलाई 1929 को। जबकि साथियों ध्यान रखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के इसके अध्यक्ष होते हैं कृषि मंत्री, जो भी हाल ही में कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। जबकि इसके DG जो महानिदेशक होते हैं वो हैं त्रिलोचन महापात्रा, जबकि इसका मुख्यालय होता है दिल्ली में। और अभी हाल ही में साथियों ICAR नॉर्मल बॉलोंग अवार्ड 2020 जो कि 2021 में दिया गया है, ये दिया गया है काजल चक्रवर्ती को, ध्यान रखिए। जबकि नॉर्मल बॉलोंग ये हरित क्रांति के विश्व में हरित क्रांति के जनक है, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। साथियों अगर ऑप्शन में C सुब्रमण्यम भी आता है तो आप C सुब्रमण्यम पे ही टिक करेंगे। यदि वहाँ पर MS स्वामीनाथन आता है तो MS स्वामीनाथन पे टिक करेंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना कब की गई थी? 16 जुलाई 1929 को, जबकि इसका मुख्यालय दिल्ली में होता है और इसके अध्यक्ष होते हैं कृषि मंत्री, जो अभी हैं नरेंद्र सिंह तोमर। जबकि इसके महानिदेशक होते हैं त्रिलोचन महापात्रा। और हाल ही में अभी ICAR का नॉर्मल बॉलोंग अवार्ड 2020 ये दिया गया है काजल चक्रवर्ती को। हाल ही में किसने एक नया जलवायु प्रस्ताव फिट फॉर 55 पैकेज जारी किया है? ये क्या है? EU ने, यानी कि यूरोपियन यूनियन ने। जबकि EU यूरोपियन यूनियन 2050 तक कार्बन फ्री होने का लक्ष्य है, इसका ध्यान रखिए। जबकि EU यूरोपियन यूनियन में कुल आते हैं 27 देश, और 27वां देश कौन था इसका? क्रोएशिया, जिसकी राजधानी होती है जैग्रेब। जबकि अभी हाल ही में 31 जनवरी 2020 को यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया था। जबकि साथ ही यूरोपियन यूनियन से यूनाइटेड किंगडम का अलग होने को या बाहर निकलने को इसे कहते हैं ब्रेक्जिट, ध्यान रखिए। जबकि वर्तमान में जो EU यूरोपियन यूनियन कार्य करती है वो करती है लिस्बन की संधि के द्वारा, ध्यान रखिए। और लिस्बन की संधि हुई थी 2009 में, ध्यान रखिए। जबकि साथियों EU में एक होता है शेंगेन समझौता, ध्यान रखिए। इसके द्वारा 26 देशों में, यानी कि जो ये शेंगेन समझौते पे जिस 27 में से 26 देशों ने हस्ताक्षर कर रखे हैं, इसके अंदर क्या होता है? कॉमन पासपोर्ट होता है, यानी कि एक ही पासपोर्ट से इन 26 देशों में आपसी में आप जा सकते हो। जबकि एक होता है मॉनेटरी यूनियन, इसके अंदर साथियों 19 देश आते हैं, यानी कि इसके अंदर आधिकारिक जो मुद्रा है यूरो, उसी का उपयोग किया जाता है। पूछेंगे आपको शेंगेन समझौता किससे संबंधित है? ये है यूरोपियन यूनियन से। अगर पूछा जाता है शेंगेन समझौते के तहत कितने देशों ने हस्ताक्षर कर रहे हैं? ये हैं 26 देशों से। जबकि मॉनेटरी यूनियन, इसमें कितने देश आते हैं? 19 देश, यानी कि 19 देशों में यूरो मुद्रा ही उपयोग में ली जाती है। जबकि शेंगेन समझौते के तहत 26 देशों में कॉमन पासपोर्ट है। और यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं? 27वां देश है क्रोएशिया। 31 जनवरी 2020 को यूनाइटेड किंगडम अलग हो गया था। अलग होने को क्या कहा जाता है? ब्रेक्जिट। और अभी हाल ही पे यूरोपियन यूनियन कार्य किस समझौते के तहत करती है? लिस्बन संधि 2009 के तहत, ध्यान रखिए। हाल ही में किस देश ने इंटरनेट स्पीड का नया विश्व रिकॉर्ड 319 TBPS यानी कि टेराबाइट प्रति सेकंड की रफ्तार से किया डाटा ट्रांसफ़र, ये किसने करा है? जापान ने। जबकि इसके पहले ये रिकॉर्ड नाम था 178 TDBS यानी कि टेराबाइट प्रति सेकंड, ये नाम था लंदन के पास। जबकि इस स्पीड से एक सेकंड के अंदर 50,000 मूवी एक सेकंड में डाउनलोड करी जाती है, ध्यान रखिए। एक सेकंड में 50,000 मूवी एक सेकंड में डाउनलोड की जाती है। जबकि अभी हाल ही में जापान ने लोनलीनेस यानी कि अकेलेपन का मंत्रालय के तहत एक मंत्री नियुक्त करने वाला ये एशिया का पहला देश बन गया है। जबकि विश्व का पहला देश जिसने लोनलीनेस मंत्रालय
खोला था वो था कनाडा। जबकि एशिया का पहला अकेलेपन का मंत्री नियुक्त करने वाला कौन है? जापान। ध्यान रखिए। यूएई का गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है, ये हैं सानिया मिर्ज़ा। साथियों इन्हीं के साथ इनके जो पति हैं हस्बैंड शोहब मलिक, उन्हें भी ये गोल्डन वीज़ा दिया गया है और अभी ये दोनों ही हाल ही में दुबई में रहते हैं। जबकि इनकी एक बुक भी है एस अगेंस्ट ऑड्स। ध्यान रखिए, सानिया मिर्ज़ा की एक बुक है एस अगेंस्ट ऑड्स। ध्यान रखिए। जबकि ये लॉन्च किसने करी थी? शाहरुख खान ने। जबकि हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 ये जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी। ध्यान रखिए, फेड कप हार्ट 2020 जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? सानिया मिर्ज़ा। जबकि अभी हाल ही में सानिया मिर्ज़ा ने होबार्ट इंटरनेशनल खिताब भी जीता है। ध्यान रखिए। सानिया मिर्ज़ा की बायोपिक का क्या नाम है? जीवनी का एस अगेंस्ट ऑड्स। लॉन्च किसने करी थी? शाहरुख खान ने। जबकि फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी है? सानिया मिर्ज़ा। जबकि अब देखते हैं यूएई। साथियों यहाँ पे एक बराकाहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि यूएई का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। जबकि अभी हाल ही में यूएई ने मंगल पर होप मिशन लॉन्च करा था और इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश व तीसरा अरब देश कौन है? यूएई। पहला तो होता है खाड़ी देश, जबकि अरब देश होता है ये तीसरे नंबर का। ध्यान रखिए। बराकाहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला है? यूएई का। जबकि यूएई का मंगल मिशन का नाम क्या है? होप मिशन। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा है? यह है आपका यूएई। बोनालू किस राज्य का वार्षिक उत्सव है? यह है साथियों तेलंगाना का। जबकि इसके अंदर देवी काली माता की पूजा की जाती है, देवी महाकाली की पूजा की जाती है। भारत की पहली पॉड टैक्सी की शुरुआत की गई है नोएडा में, जो कि यूपी में है। ये साथियों नोएडा एयरपोर्ट है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि जेवर एयरपोर्ट भी कहा जाता है। वहाँ से लेकर नोएडा फिल्म सिटी के बीच ये पॉड टैक्सी चलेगी, जो कि 14 किलोमीटर का इसका दायरा है। ध्यान रखिए। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है। ये थे वहाँ के 12वें राष्ट्रपति ममनून हुसैन। जबकि अभी हाल ही में 13वें वर्तमान में राष्ट्रपति है वहाँ के आरिफ अलवी। साथियों ये दांतों के डॉक्टर हैं, ध्यान रखिए, आरिफ अलवी। जबकि फर्स्ट राष्ट्रपति थे वहाँ के इस्कंदर मिर्जा। जबकि अभी हाल ही में वर्तमान में 22वें प्रधानमंत्री होते हैं इमरान खान। ध्यान रखिए। पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इस्कंदर मिर्जा। और वर्तमान में 13वें राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। जबकि 22वें प्रधानमंत्री कौन होते हैं? इमरान खान। नेल्सन मंडेला यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 18 जुलाई को। जबकि इन्हें साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। ध्यान रखिए। और इन्हें शांति का नोबेल मिला था 1993 में। जबकि भारत रत्न दिया गया था 1990 में। साथ ही ये भी पूछा जाता है इन्हें किसके साथ में 1990 में भारत रत्न दिया गया था? ये थे बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में 1990 में भारत रत्न। जबकि शांति का नोबेल दिया गया था 1993 में। जबकि इन्होंने कहा था साथियों भारत महात्मा गांधी का जन्म का देश है, जबकि साउथ अफ्रीका उनका गोद लिया देश है। ये कोट या कथन किसका है? नेल्सन मंडेला का। ध्यान रखिए। जबकि नेल्सन मंडेला की बुक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ध्यान रखिए। जबकि अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति अवार्ड सन 2000 के अंदर पुरस्कार भी दिया गया था। ध्यान रखिए। जबकि साथियों इनका फेमस कथन है कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जिसका इस्तेमाल आप दुनिया को बदलने के लिए किया जा सकता है। ध्यान रखिए। यानी कि आप शिक्षा से साथियों कुछ भी कर सकते हैं। एक बार फिर से सुनिए, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जिसका इस्तेमाल दुनिया को बदलने के लिए किया जा सकता है। और एक और है इनका फेमस कोट, जब तक काम किया नहीं जाए वो असंभव ही लगता है। साथियों आप स्टार्ट तो करिए पढ़ना। आप सोचते हैं हम 1 साल या 6 महीने के अंदर एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, बशर्ते आपको मेहनत उसी हिसाब से करनी पड़ेगी।
अब फिर से एक बार देख लीजिए, साउथ अफ्रीका के गांधी किन्हें कहा जाता है? नेल्सन मंडेला को। जबकि शांति का नोबेल कब दिया गया था? 1993 में। भारत रत्न दिया गया था 1990 में बाबा साहब अम्बेडकर के साथ। जबकि इन्होंने कहा था महात्मा गांधी जी के लिए कि भारत महात्मा गांधी का जन्म का देश है, जबकि साउथ अफ्रीका उनका गोद लिया देश है। ये किसने कहा था? नेल्सन मंडेला ने। जबकि इनकी बुक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति अवार्ड दिया गया था 2000 के अंदर, ये भी ध्यान रखिए। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस ये मनाया जाता है 17 जुलाई को। जबकि ध्यान रखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये होता है आपके हेग, नीदरलैंड में। इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। जबकि साथियों ध्यान रखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, एक होती है अंग्रेजी और एक होती है फ्रेंच, ध्यान रखिए। जबकि इसके सदस्य होते हैं कुल 15। इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष के लिए। और अभी भारत के वर्तमान में भारतीय न्यायाधीश हैं उन 15 में से एक दलवीर भंडारी, साथियों इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। जबकि इनसे पहले भी 3 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। एक थे डॉक्टर नगेंद्र, साथियों ये पहले भारतीय हैं जो मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। इन 15 में से एक मुख्य न्यायाधीश होता है, वो पहले भारतीय कौन थे? डॉक्टर नगेंद्र सिंह। जबकि 2 अन्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, बेनेगले राव और एक होते हैं RS पाठक। एक बार फिर से आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ होता है? हेग, नीदरलैंड में। इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। जबकि इसकी आधिकारिक 2 भाषाएं होती है अंग्रेजी और फ्रेंच। जबकि इसके सदस्य संख्या होती है 15 और इसकी अवधि होती है प्रत्येक की 9 वर्ष। और वर्तमान में भारतीय न्यायाधीश कौन है उन 15 में से? दलवीर भंडारी, जिनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। जबकि इनसे पहले 3 और भारतीय न्यायाधीश रह चुके हैं, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, BN राव और RS पाठक, जिसमें से डॉक्टर नगेंद्र सिंह एकमात्र भारतीय हैं जो मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, ध्यान रखिए। मध्य एशिया में क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए क्वाड ग्रुप बनाने का फैसला किया है अमेरिका के साथ मिलकर। ये 3 देश और कौन होते हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान। अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये चारों मिलकर क्वाड ग्रुप बनाने का विचार कर रहे हैं। जबकि साथियों क्वाड ग्रुप अभी किसका है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA का, ध्यान रखिए। जबकि साथियों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो अभी वर्तमान में क्वाड हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA के तर्ज पर, अब कौन से देश क्वाड ग्रुप बनाने जा रहे हैं? ये हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और अमेरिका की मदद से, ध्यान रखिए। हाल ही में किस राज्य ने अपने दहेज निषेध नियमों में संशोधन किया है? ये है साथियों केरला। जबकि ध्यान रखिए अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी 1960 से 2008 तक। केरला व पंजाब में सबसे ज़्यादा दहेज लिया जाता है, ध्यान रखिए। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट 1960 से 2008 की रिपोर्ट के अनुसार केरला व पंजाब में सबसे ज़्यादा दहेज लिया जाता है। जबकि साथियों भारत के अंदर एक दहेज निषेध अधिनियम है 1961, उसके तहत दहेज लेना व देना कानूनन अपराध है, ध्यान रखिए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी 1960 से 2008 के मध्य केरला और पंजाब में सबसे ज़्यादा दहेज लिया जाता है। जबकि भारत का भी एक दहेज निषेध एक्ट है 1961, उसके तहत दहेज लेना व देना दोनों कानूनन अपराध है, ध्यान रखिए। भारत में पहली बार मोंग फ्रूट की खेती की गई है, ये की गई है हिमाचल प्रदेश में। जबकि साथियों ये मुख्यतः चीन में उगाया जाता है, ध्यान रखिए। और इसे नाम दिया गया था बौद्ध भिक्षुओं द्वारा, ध्यान रखिए। मोंग फ्रूट का नाम किसने दिया था? बौद्ध भिक्षुओं ने। जबकि मूल रूप से कहाँ उगाया जाता है? चीन के अंदर। 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना ये स्टार्ट करिए हरियाणा ने, ध्यान रखिए साथियों। जबकि ध्यान रखिए केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ये होता है हिसार में, हरियाणा में। जबकि राष्ट्रीय डेयरी या दूध अनुसंधान संस्थान ये होता है करनाल में। जबकि हरियाणा में एक और होता है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर होता है गुड़गांव में। जबकि हाल ही में भी 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिसका आयोजन फरवरी 2022 में किया जाएगा पंचकुला हरियाणा में, ध्यान रखिए। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हिसार। राष्ट्रीय डेयरी या दूध अनुसंधान संस्थान कहाँ होता है? करनाल। जबकि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका हेडक्वार्टर होता है गुड़गांव में। जबकि 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 फरवरी में कहाँ आयोजित किए जाएंगे? पंचकुला में।
एक बुक लॉन्च करी है, द इंडिया स्टोरी। यह साथियों विमल जालान की, जो कि पूर्व आरबीआई के गवर्नर हैं। साथियों इसके अंदर है भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्रित है ये पूरी बुक, द इंडिया स्टोरी, जो कि विमल जालान ने लॉन्च करी है और इन्हीं की बुक है। ये पूर्व आरबीआई के गवर्नर हैं। जबकि अभी हाल ही में एक पुस्तक आई थी, माटी घोड़ा, ये लॉन्च करी है ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के। साथियों ये लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं ओडिशा के नवीन पटनायक। जबकि इसके लेखक कौन हैं? प्रदीप्त महापात्रा। ध्यान रखिए। किस राज्य के कुनेरिया गांव में बालिका पंचायत का पहला चुनाव सफलतापूर्वक हुआ है? ये कराया गया है गुजरात में। जबकि ये जो कुनेरिया गांव है साथियों, ये आता है कच्छ के अंदर, कच्छ जिले के अंदर। ध्यान रखिए। जबकि इसकी पहली सरपंच कौन बनी है? ये बनी है भारती गरवा। जबकि बालिका पंचायत में 10 से 21 साल तक की उम्र की युवतियों ने चुनाव में हिस्सा लिया था। जबकि साथियों राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 24 अप्रैल को। जबकि राष्ट्रीय बालिका दिवस वो मनाया जाता है 24 जनवरी को। ध्यान रखिए। जबकि साथियों 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। साथियों ये भी पूछा जाता है कि किनके कार्यकाल या उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे पीवी नरसिम्हा राव। जबकि संवैधानिक दर्जा देने का सिफारिश किसने करी थी? ये करी थी LM सिंघवी ने। ध्यान रखिए। LM सिंघवी की कमेटी की सिफारिश पर संवैधानिक दर्जा दिया गया था पंचायती राज को। और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। जबकि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। जबकि 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत एक जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची। ध्यान रखिए। जबकि भाग 9 में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक पंचायत से संबंधित अनुच्छेद है। जबकि साथियों एक होता है अनुच्छेद 243 डी। इसके अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। ध्यान रखिए। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। जबकि भाग 9 के अंदर अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक, यानी कि ABCD O तक, यानी कि पंचायत से संबंधित अनुच्छेद है। जबकि अनुच्छेद 243 डी में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। ध्यान रखिए। जबकि साथियों भारत में स्थानीय स्वशासन का अगर जनक पूछा जाता है तो वो हैं लॉर्ड रिपन। ध्यान रखिए। अगर भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है वो है लॉर्ड रिपन। ध्यान रखिए। भारत के जयनगर से किस देश के कुर्था के बीच ट्रैक परिचालन का सफल स्पीड ट्रायल या परीक्षण किया गया है? ये किया गया है नेपाल। कुर्था नेपाल में आता है। जबकि इसकी लंबाई होती है कुल 69 किलोमीटर। ध्यान रखिए। जबकि साथियों जो नेपाल है इसकी राजधानी होती है काठमांडू। साथियों काठमांडू में ही सार्क का भी हेडक्वार्टर है। ध्यान रखिए। जबकि इसकी राष्ट्रपति होती है विद्या देवी भंडारी। जबकि इसके अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं शेर बहादुर देउबा। जबकि साथियों यहाँ पे नेपाल के अंदर भारतीय राजदूत हैं विनय मोहन क्वात्रा। जबकि इसका राजकीय खेल होता है वॉलीबॉल, जिसमें 6 खिलाड़ी होते हैं। साथियों ध्यान रखिए नेपाल के साथ साथ वॉलीबॉल श्रीलंका का भी राजकीय खेल है। जबकि नेपाल की राजकीय पशु होती है साथियों गाय। ध्यान रखिए। और डोरा सुरुवाल वहाँ के पुरुष पहनते हैं और गानियो चोलो वहाँ की महिलाएं पहनती है। जो राजकीय वस्त्र है वो क्या है? डोरो सुरुवाल पुरुषों का और गानियो चोलो वो है महिलाओं की। जबकि नेपाल की राजधानी होती है काठमांडू। काठमांडू में इस सार्क का भी हेडक्वार्टर है। राष्ट्रपति है वहाँ की विद्या देवी भंडारी और हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं शेर बहादुर देउबा। जबकि भारत के राजदूत जो कि नेपाल में वो हैं विनय मोहन क्वात्रा। और खेल होता है वहाँ का वॉलीबॉल, जिसमें 6 खिलाड़ी होते हैं और राजकीय पशु है गाय। देश का पहला राज्य जिसने ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी किए हैं ये हैं महाराष्ट्र। ध्यान रखिए। जबकि साथियों ब्लॉकचेन में इसमें कई सर्वर होते हैं। अगर आपको जैसे शैक्षिक गतिविधि में आप ले लीजिए रिपोर्ट कार्ड, अगर आपने 10th की रिपोर्ट कार्ड में 60% हासिल करें और आप उनको 70% करना चाहते हैं तो ये साथियों जो भी सर्वर होंगे उनमें सब में 70% करने पड़ेंगे आपको। ध्यान रखिए। जबकि आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर साथियों महत्वपूर्ण गुफाएं होती है अजंता, एलोरा
और एलिफेंटा की गुफाएं, जबकि अजंता गुफाएं और एलोरा की गुफाएं ये होती है औरंगाबाद में। साथियों अजंता की गुफाएं में कुल 29 गुफाएं हैं, जबकि एलोरा की गुफाओं में कुल 34 गुफाएं, ध्यान रखिए। जबकि एलिफेंटा की गुफाएं ये मुंबई में है। एक और अति महत्वपूर्ण गुफा आती है, ये 3 गुफाएं तो हर जिसको याद रहती है, जबकि एक और गुफाएं होती हैं कन्हेरी की गुफाएं, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपके। कन्हेरी की गुफाएं मुंबई में हैं और एक होती है कार्ला की गुफाएं, ये भी मुंबई में है। अजंता और एलोरा की गुफाएं ये होती है औरंगाबाद में, जबकि एलिफेंटा की गुफाएं होती है मुंबई में, और कन्हेरी की गुफाएं ये होती है मुंबई में, और कार्ला की गुफाएं पुणे में। साथियों ध्यान रखिए एलिफेंटा की गुफा को धार पुरुची लेनी गुफाएं भी कहा जाता है, ध्यान रखिए। एलिफेंटा की गुफाएं को धार पुरुची लेनी की भी गुफाएं कहा जाता है। जबकि महाराष्ट्र का लोक नाटक होता है वो होता है तमाशा, जबकि वहाँ पे एक फेमस महोत्सव भी मनाया जाता है, वो बनाया जाता है काला घोड़ा कला महोत्सव, ध्यान रखिए। एक अध्ययन के अनुसार कौन से वर्षावन जितनी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 अवशोषित करते हैं उससे अधिक उत्सर्जन कर रहे हैं, ये हैं साथियों अमेजन वर्षावन। जबकि साथियों ध्यान रखिए ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आते हैं, ध्यान रखिए अमेजन वर्षावन। जबकि इनसे साथियों ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और बर्फ़ पिघलेगा और बाढ़ आएगी, ध्यान रखिए ज़्यादा इससे। जबकि साथियों इससे पहले ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन सिंक होता था। कार्बन सिंक से मतलब होता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता था, कौन? अमेजन वर्षावन। जबकि ध्यान रखिए साथियों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कार्बन क्रेडिट बराबर होता है 1000 kg या 1 टन। यानी कि जो साथियों औद्योगिक इकाइयाँ या व्यावसायिक फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पर क्या उत्सर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो क्या करते हैं एक कार्बन क्रेडिट ले लेते हैं। यानी कि एक साथियों एक पैरामीटर या पैमाना होता है, उसके बराबर ये 1000 kg या 1 टन तक CO2 का उत्सर्जन कर सकते हैं। ये पूछा जाता है कि एक कार्बन क्रेडिट बराबर कितना टन CO2 का उत्सर्जन कर सकते हैं। ये कर सकते हैं 1000 kg या 1 टन तक, ध्यान रखिए। जबकि दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन सिंक कौन सा था पहले? ये था अमेजन वर्षावन जो CO2 का अवशोषित करता है, ध्यान रखिए। हाल ही में किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलने वाली मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया है? ये किया है साथियों चीन ने। साथियों ध्यान रखिए विश्व स्तर पर सबसे तेज जमीनी वाहन जो कि विद्युत चुंबकीय बल का उपयोग करके चलती है, ये कौन सी है? मैगलेव ट्रेन, जिसका अनावरण किसने करा है? चाइना ने, ध्यान रखिए। जबकि साथियों इसकी स्पीड का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं, जो इसकी राजधानी है बीजिंग से लेकर शंघाई जो कि लगभग 1000 किलोमीटर से भी अधिक की यात्रा करने में ये केवल 2.5 घंटे लगाएगी, ध्यान रखिए। बीजिंग से शंघाई जो कि लगभग 1000 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी है, उस दूरी को ये साथियों 2.5 घंटे में पूरी कर लेगी, ध्यान रखिए। 32वें टोक्यो ओलंपिक में ओलंपिक लॉरियल ये पुरस्कार दिया गया 2021 में मोहम्मद यूनुस को। ये साथियों बांग्लादेश के हैं, जबकि इनसे पहले इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया है। जबकि साथियों दूसरा मौका है जब ओलंपिक के दौरान ओलंपिक लॉरियल पुरस्कार दिया जा रहा है। ये साथियों ओलंपिक को बढ़ावा देने के लिए ओलंपिक लॉरियल अवार्ड दिया जाता है। जबकि 2016 के अंदर जो पहली बार दिया गया था रियो ओलंपिक में, वो दिया गया था किप किनो को, ध्यान रखिए। ये केनिया की हैं, किप किनो। 2016 रियो ओलंपिक में प्रथम बार दिया गया था और अब दूसरी बार दिया गया है मोहम्मद यूनुस को। जबकि मोहम्मद यूनुस को इससे पहले नोबेल शांति पुरस्कार भी ये जीत चुके हैं। मिस इंडिया USA अमेरिका यानी 2021 का खिताब जीता है वैदेही डोंगरे ने। जबकि साथियों ध्यान रखिए भारत का जो फेमिना मिस इंडिया 2000 साथियों ये जीता था मानसा वाराणसी ने, ध्यान रखिए। मानसा वाराणसी ये तेलंगाना की होती है। साथियों जो फेमिना मिस इंडिया 2020 है मानसा वाराणसी, ये दिसंबर 2021 के अंदर जो मिस वर्ल्ड का खिताब आयोजित किया जाएगा, ये उसके अंदर भाग लेगी। कौन? मानसा वाराणसी, ध्यान रखिए तेलंगाना की है। हाल ही में गूगल ने भारत में अपना दूसरा गूगल क्लाउड रीजन लॉन्च करा है। ये किया है दिल्ली NCR में। जबकि जो पहला गूगल क्लाउड रीजन था वो लॉन्च करा था इसने मुंबई में, ध्यान रखिए। विश्व शतरंज दिवस ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 20 जुलाई को।
साथियों ध्यान रखिए अभी हाल ही में 69 नंबर के शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के हर्षित राजा। 69 नंबर के बने हैं हर्षित राजा, जबकि विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर ये बने हैं 19 साल बाद में, ये बने हैं भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अभिमन्यु मिश्रा, विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर। जबकि भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर वो होते हैं डी गुकेश, ध्यान रखिए। अभी 69वें ग्रैंड मास्टर भारत के बने हर्षित राजा, जबकि विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर होते हैं वो होते हैं डी गुकेश। हाल ही में किस देश ने हवा में मार करने वाली S-500 वायु रक्षा मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? यह किया है साथियों रूस ने, जबकि इसकी मारक क्षमता होती है लगभग 993 किलोमीटर, ध्यान रखिए। जबकि साथियों इसकी जो राजधानी होती है वो होती है मॉस्को, जो कि मोस्कवा नदी के किनारे स्थित है। जबकि इसकी मुद्रा होती है रूबल। जबकि रूस के राष्ट्रपति होते हैं व्लादिमीर पुतिन। साथियों इनका कार्यकाल ये रहेंगे 2036 तक। जबकि वहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं वो हैं मिखाइल मिशुस्टिन, ध्यान रखिए। इसके साथ ही हम कुछ रूस का स्टैटिक जीके देखते हैं। एक होती है ट्रांस साइबेरियन, ये साथियों पूछा जाता है कि ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन, इसकी लंबाई है 9300 किलोमीटर। साथियों ये एक देश के अंदर स्थित सबसे लंबी रेल लाइन है, ध्यान रखिए, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। जबकि विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन वो है 12,000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन पूर्व से पश्चिम को जोड़ती, वो है चीन और ब्रिटेन के मध्य, ध्यान रखिए, दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन है। जबकि एक ही देश के अंदर स्थित सबसे लंबी रेल लाइन है वो 9,300 किलोमीटर ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, जो कि मॉस्को को व्लादिवोस्टोक से जोड़ती है। साथियों क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूस की राजधानी मॉस्को ये यूरोप में आती है या एशिया में आती है? ये आती है यूरोप में। जबकि जो व्लादिवोस्टोक है ये आता है एशिया में। यहाँ से मॉस्को से व्लादिवोस्टोक की लंबाई होती है 9,300 किलोमीटर, जो जोड़ती है ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन। जबकि जो यूराल पर्वत वो यूरोप को एशिया से अलग करता है, ध्यान रखिए। जबकि रूस है ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल देश है। साथियों ट्रांस कॉन्टिनेंटल देश इन्हें कहते हैं जो देश एक से अधिक महाद्वीपों में फैला हो, उन्हें ट्रांस कॉन्टिनेंटल देश कहते हैं, ध्यान रखिए। जबकि इसकी सबसे ज़्यादा सीमा लगती है 16 देशों से, ध्यान रखिए, इसकी सबसे ज़्यादा 16 देशों से सीमा लगती है। जबकि साथियों एक और चीज़ ध्यान रखिए, संसार की सबसे बड़ी संसद या विश्व की सबसे बड़ी संसद वो होती है चीन की, उसमें लगभग 3000 सीटें हैं सांसदों के, ध्यान रखिए। अगर पड़ोसी देशों की सीमाओं के मामले में सबसे बड़ा देश पूछा जाता है वो है रूस, जिसकी 16 देशों से सीमा लगती है। और जबकि विश्व की सबसे बड़ी संसद किसकी है? चाइना की, जिसमें 3000 सांसद हैं। जबकि दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन हैं वो हैं 11, किसके? रूस के। एक बार फिर से हम देखते हैं, रूस के राष्ट्रपति होते हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन, जो कि 2036 तक बने रहेंगे। और प्रधानमंत्री होते हैं मिखाइल मिशुस्टिन। जबकि ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन वो होती है मॉस्को को व्लादिवोस्टोक से जोड़ती है, जो कि मॉस्को आता है यूरोप में और व्लादिवोस्टोक आता है एशिया में, 9,300 किलोमीटर लंबी है। अगर पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है वो कौन सी है? 12,000 किलोमीटर लंबी लाइन है, चीन को ब्रिटेन से जोड़ती है। जबकि ध्यान रखिए यूराल पर्वत ये यूरोप को एशिया से अलग करता है। जबकि सबसे ज़्यादा पड़ोसी देशों की सीमा लगती है रूस से, कितनी लगती है? 16। और दुनिया की सबसे ज़्यादा टाइम जोन है रूस के अंदर कितने हैं? 11, ध्यान रखिए। जबकि संसार या विश्व की सबसे बड़ी संसद है चीन की, जिसमें लगभग 3000 सांसद हैं, ध्यान रखिए। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट ये साथियों केरला का है, यानी कि यहाँ पे महिलाओं के खिलाफ जो अपराधों को रोकने के लिए ये पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। जबकि साथियों ध्यान रखिए यहाँ का जो कोल्लम है, कोल्लम जिला, यहाँ पे एक आता है पेरमकुलम, ये केरला का पहला बुक विलेज का खिताब दिया गया है। जबकि ध्यान रखिए केरल की पहली बुक विलेज का खिताब दिया गया है पेरुमकुलम को, ध्यान रखिए। जबकि भारत का पहला बुक विलेज कौन सा था? ये था महाराष्ट्र का भीलर गांव, जो कि सतारा जिले में आता है। जबकि अभी हाल ही में वर्ल्ड बुक कैपिटल 2021 ये घोषित की गई है
तबलिसी जो कि जॉर्जिया की राजधानी है। जबकि साथियों दिल्ली को भी एक बार वर्ल्ड बुक कैपिटल की राजधानी घोषित किया गया था, ये था 2003 में, ध्यान रखिए। एक बार फिर से आप देख लीजिए, केरल की पहली बुक विलेज का खिताब दिया गया, ये दिया गया है पेरुमकुलम को। कि भारत का पहला बुक विलेज कौन सा था? भिल्लर गांव, जो कि सतारा जिला महाराष्ट्र का है। और वर्ल्ड बुक कैपिटल या विश्व बुक राजधानी 2021 ये अभी है तबलिसी जो कि जॉर्जिया की राजधानी है। इससे पहले 2003 में दिल्ली को विश्व पुस्तक राजधानी भी घोषित किया गया था, ध्यान रखिए। देश का पहला ग्रीन संयंत्र इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा किस शहर में स्थापित किया गया? ये किया गया है मथुरा में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। जबकि साथियों ध्यान रखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इसकी स्थापना की गई थी 30 जून 1959 को। जबकि इसके अध्यक्ष होते हैं श्रीकांत माधव वेद। जबकि साथियों हाइड्रोजन को इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। साथियों ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? यह है हाइड्रोजन। ये सबसे ज़्यादा ऊर्जा व सबसे कम प्रदूषण करता है, ध्यान रखिए। साथियों 3 तरह की हाइड्रोजन होती है, एक होती है ब्राउन हाइड्रोजन और एक होती है ब्लू हाइड्रोजन, जबकि एक होती है ग्रीन हाइड्रोजन। साथियों इससे पहले जो एक बार वीडियो में बताया गया था वो गलती से बता दिया था कि ब्राउन हाइड्रोजन से ईंधन बनाया जाता है, जबकि साथियों ये गलत है, ये बनाया जाता है ग्रीन हाइड्रोजन से, जो कि ईंधन बनाया जाता है। साथियों इसके अंदर क्या करते हैं? इसके अंदर करते हैं पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है इसके अंदर। जबकि इलेक्ट्रोलाइसिस ये पानी में जो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को अलग करने की प्रक्रिया को ही इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है, ध्यान रखिए। साथियों इसके अंदर क्या होता है? पानी होता है पहले H2O, इससे इलेक्ट्रोलाइसिस से गुजारा जाता है प्रक्रिया से। इसके द्वारा क्या होता है? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन अलग अलग हो जाती है, जबकि ऑक्सीजन तो हवा में उड़ जाती है, जबकि हाइड्रोजन को स्टोर करके ईंधन के रूप में यूज कर सकते हैं, ध्यान रखिए। साथियों ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन को किस प्रक्रिया द्वारा ईंधन के रूप में यूज़ करा जाता है? ये किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा। यानी कि इसमें पानी में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को अलग करके जो प्रक्रिया की जाती है वो की जाती है इलेक्ट्रोलाइसिस। किस राज्य ने 2030 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है? ये रखा है तमिलनाडु ने। लगभग साथियों 1 ट्रिलियन की मुद्रा होती है 1 लाख करोड़ रुपए, ध्यान रखिए। 1 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य किसने रखा है 2030 तक? तमिलनाडु ने। जबकि इसके सीएम होते हैं MK स्टालिन और यहाँ की गवर्नर होते हैं बनवारी लाल पुरोहित, ध्यान रखिए। हाल ही में विश्व विरासत समिति ने किस देश के लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी को यूनेस्को विश्व विरासत सूची से हटा दिया है या बाहर कर दिया है? ये किया है यूनाइटेड किंगडम। जबकि ये जो लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी है ये साथियों होता है लंदन के अंदर, ध्यान रखिए। जबकि यूनेस्को की स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 को, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर होता है। जबकि विश्व विरासत समिति की स्थापना की गई थी 1977 में, ये भी ध्यान रखिए आप। केंद्र सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार किया है 2025 तक। साथियों स्टैंड अप इंडिया योजना है, इसे लॉन्च करा था नरेंद्र मोदी ने 5 अप्रैल 2016 को, ध्यान रखिए। साथियों इसके द्वारा क्या होता है? जो ST/SC है यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को 10 लाख से 1 करोड़ तक का व्यावसायिक लोन दिया जाता है, ध्यान रखिए। स्टैंड अप इंडिया योजना को लॉन्च कब करा गया था? 5 अप्रैल 2016 को नरेंद्र मोदी द्वारा। जबकि इसका द्वारा क्या करा जाता है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को 10 लाख से 1 करोड़ तक का व्यावसायिक लोन दिया जाता है, ध्यान रखिए। जिसका अभी विस्तार कब तक कर दिया गया है? 2025 तक। हाल ही में किसने अंतरिक्ष से लौटने के बाद $100 मिलियन के करेज एंड सिविलिटी अवार्ड देने की घोषणा करी है? ये करी है साथियों अमेजन के संस्थापक और फाउंडर जेफ बेजोस ने। जबकि साथियों ये $100 मिलियन होते हैं, ये होते हैं तकरीबन 746 करोड़ रुपए, जो 2 लोगों को दिए गए हैं इस बार पहली बार। ये दिए गए हैं, एक होते हैं वेन जोन्स और दूसरे होते हैं जोस आद्रेस, ध्यान रखिए। ध्यान रखिए। जबकि साथियों जो जेफ बेजोस है ये इनकी कंपनी है एक ब्लू ओरिजन। इसके द्वारा ये पहली बार जो स्पेस शटल था वो था इसके अंदर, यह रॉकेट कह लीजिए
वो था न्यू शेफर्ड। साथियों इसके द्वारा ये 20 जुलाई 2021 को 11 मिनट के लिए अंतरिक्ष में गए थे, ध्यान रखिए। और कैप्सूल का नाम क्या था? फर्स्ट स्टेप। जिस कैप्सूल के जरिए ये साथियों नीचे आए थे पैराशूट के जरिए, उस कैप्सूल का नाम था फर्स्ट स्टेप, ध्यान रखिए। जबकि शटल का क्या नाम था? न्यू शेफर्ड, ध्यान रखिए। जबकि साथियों ये भी ध्यान रखिए इन्होंने 2-3 विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे युवा इनके साथ बने हैं, वो बने हैं ओलिवर डेमेन, ध्यान रखिए। ये 18 वर्षीय हैं। जबकि इनके साथ में जाने वाली अंतरिक्ष में सबसे बुजुर्ग महिला वो बनी है वेली फंक, ध्यान रखिए, वेली फंक, जिनकी उम्र है 82 साल। सबसे युवा अंतरिक्ष में जाने वाले कौन बने? ओलिवर डेमेन, जिनकी 18 वर्ष उम्र है। और सबसे बुजुर्ग महिला बनी है वो है वेली फंक, जो 82 वर्ष की है। साथियों 4 जने गए थे, जेफ बेजोस, उनके भाई मार्क बेजोस, और एक थे ओलिवर डेमेन, और 4th थी वेली फंक, ध्यान रखिए। जबकि अमेजन, इसकी स्थापना की गई थी 1994 में। उस समय इसका नाम क्या था? कैंडेबरा, ध्यान रखिए, कैंडेबरा। जबकि इसके भी हाल ही में 5 जुलाई 2021 से इसके नए CEO बने हैं एंडी जेसी, ध्यान रखिए। साथियों कौन सी कंपनी थी? ब्लू ओरिजिन, जो इनकी कंपनी है जेफ बेजोस की। जो शटल या रॉकेट था वो कौन सा था? न्यू शेफर्ड। जबकि जो कैप्सूल था वो था फर्स्ट स्टेप। 4 जनों ने अंतरिक्ष की यात्रा करी थी 20 जुलाई 2021 को। अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे युवा कौन है? ओलिवर डेमेन, 18 वर्षीय। जबकि सबसे बुजुर्ग महिला हैं वेली फंक, 82 वर्षीय। अमेजन की स्थापना हुई थी 1994 में। उस समय उसका नाम था कैंडेबरा। और अभी इसके नए CEO हैं एंडी जेसी, 5 जुलाई 2021 से। 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 की मेजबानी करेगा, ये करेगा साथियों ब्रिस्बेन, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, ध्यान रखिए। और 32वें ओलंपिक ये आयोजित हुए थे 2020 में टोक्यो में। और 33वें ओलंपिक 2024 में अब कराए जाएंगे, जिसका काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है, ये पेरिस फ्रांस में। जबकि 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में ये कराए जाएंगे USA, यानी कि वहाँ का शहर है एक लॉस एंजलिस, ध्यान रखिए। जबकि 35वें की घोषणा कर दी जा चुकी है, जो मेजबान अभी शहर है ब्रिस्बेन, जो कि ऑस्ट्रेलिया का शहर है, ध्यान रखिए। साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक शेयर कमेंट करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।